हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पार्ट टू। जो पार्ट वन मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है। जो बच्चे प्लस वन में जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर हम फिजिकल वर्ल्ड डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो। इससे पहले पार्ट वन था। अब हम बात करेंगे पार्ट टू की। पार्ट टू में बेसिकली बताया है फिजिक्स रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये नीट के और जेई के और एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एस.एल. अरोड़ा बुक ऑफ और स्टैंडर्ड बुक को फॉलोअप कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख सकते हो, मैं बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी की। फिजिक्स का रिलेशन कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ है। सो फिजिक्स रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। सो एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स हैज़ अप्लाई अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बात सभी पता है, फिजिक्स का ही रोल है टेक्नोलॉजी के साथ। आप देखोगे जितनी भी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर है, सोलर है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड है, सोलर बेस्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, वो सारी फिजिक्स के लॉ पे ही डिफाइन करते हैं। कैसे ये चीज़ पॉसिबल है, कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हैं। स्टीम इंजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, रेडियो टेलीविज़न, वायरलेस टेलीग्राफी, कंप्यूटर, लेज़र, प्रोडक्शन ऑफ हाई मैग्नेटिक फील्ड, रॉकेट प्रपोजल। ये तो बेसिक बात है जो हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे वन बाय वन। सो उसने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ हो रही हैं रेडियो टेलीविज़न में, वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे मोबाइल फ़ोन में, तो हमारे डे लाइफ में यूज़ हो रहा है। न्यूटन कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ हो रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में। न्यूटन कंसेप्ट ग्रेविटेशन का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में भी फोरकास्टिंग वेदर के लिए यूज़ होता है। जियो फिजिकल सर्वे के लिए यूज़ होता है। एक्सरे यूज़ होता है रेडियोथेरेपी में, डिटेक्ट कर रहा है जो फ्रैक्चर्स को, डिसलोकेशन को, बोन्स को, क्रिस्टल सिस्टम को, इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्री में। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक, जो हेल्प कर रहा है हीट इंजन्स को, रिवोल्यूशंस को, इंडस्ट्री को। इलेक्ट्रिसिटी स्टडी हो रही है, जो डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक एप्लायंस की, इलेक्ट्रिक मोटर की, जनरेटर की, और बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री की बात करें। न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो बेस्ड है फ्यूजन पे, और वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका, है ना। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बात कर रहे हैं एक्सटेंसिव यूज टेलीफोन एक्सचेंज, रोबोट्स की। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सिलिकॉन चिप्स हैज़ ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री। तो हमें पता है सिलिकॉन चिप्स में भी हम यूज़ करते हैं, तो हमें पता है इस चीज़ का। फिजिक्स की एप्लीकेशन है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल बेसिकली कर रहा है हीट इन डेप्थ, जो अर्थ यूज़ कर रहा है टाइडल एनर्जीज में, सोलर एनर्जी में। जियोथर्मल एनर्जी का भी बहुत बड़े लेवल पे यूज़ हो रहा है, जिसको हम एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो ये तो थे हमारे फिजिक्स का रिलेशन टेक्नोलॉजी के साथ जस्टिफाइड है। और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रिंसिपल हैं, जैसे स्टीम इंजन थर्मोडायनेमिक पे बेस्ड है, रिएक्टर फ्यूजन पे बेस्ड है, रेडियो टेलीविज़न प्रोपोगेशन डिटेक्शन वेव्स पे बेस्ड है, वायरलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे बेस्ड है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे बेस्ड है, लेज़र लाइट एम्पलीफिकेशन पे बेस्ड है। हमें पता है अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड सुपर कंडक्टिविटी बेस्ड है। ऐसे ही रॉकेट प्रोपोजल न्यूटन लॉ बेस्ड है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन अकॉर्डिंग थर्ड लॉ। ओके, तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल हैं। जनरेटर बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, एरोप्लेन है बर्नौली प्रिंसिपल पे। ऐसे ही हमारा एक्सेलेरेटर है जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पे है, सोनार है अल्ट्रासोनिक बेस्ड, ऑप्टिकल फाइबर रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन पे। नॉन रिफ्लेक्टिंग जो है वो है ऑप्टिकल इंटरफेरेंस पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वेव नेचर पे, फोटो सेल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ऐसे ही फ्यूज़न टेस्ट रिएक्टर है जो मैग्नेटिक इफेक्ट है प्लाज्मा का, गेंड है मैटर वेव में, डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव्स। ऐसे ही बॉस आइंस्टीन है ट्रैपिंग कूलिंग ऑफ एटम्स बाय द लेज़र बीम एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो ये हमें समझना है कि ये टेक्नोलॉजी के रिलेशन है साइंटिफिकली जो वर्ल्ड वाइड में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है फंडामेंटल फोर्सेस। फर्स्ट फोर्स आता है ग्रेविटेशनल, देन स्ट्रॉन्ग। अब हम करेंगे, ये तो मेजर फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स है। चार फोर्सेस हैं जो मेजरली हम यूज़ करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस में। कौन कौन सी हैं उसने कहा। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करें, मस्कुलर कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, फ्रिक्शन की बात करें, या स्प्रिंग स्ट्रिंग विस्कस फोर्स पे बेस्ड है जो, तो कौन कौन सबसे पहले है ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल का बेसिक पर्पस क्या है। ग्रेविटेशनल हमें पता है जो हमारा यूनिवर्स है, प्लैनेट्स है, जो भी ऑर्बिट्स में चीज़ें प्लैनेट में हो रही हैं, गैलेक्सी में हो रही हैं, वो सारी ग्रेविटेशनल फोर्स पे बेस्ड है मेजरली। कैसे हैं वो समझते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल बताया कि सबसे ज़्यादा वीक फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल है। पर हमें यहाँ पे कौन सी चीज़ देखनी है, फंडामेंटली जो सबसे पावरफुल है। सबसे पावरफुल यहाँ बताया है उसने न्यूक्लियर फोर्स को, देन वीक न्यूक्लियर, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देन ग्रेविटेशनल।
अब ये चीज़ें हैं कैसे वो समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है कि जो फोर्स म्यूचुअल अट्रैक्शन में दो बॉडी से बीच में है, जैसा कि हमें ऊपर से नीचे आते यूनिवर्सल फोर्स लगता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ऊपर से नीचे चीज़ हर चीज़ नीचे आती है। तो हमें पता है कौन सा फॉर्मूला है, F=G m1m2/r²। हमेशा याद रखना है फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला रहेगा F=G m1m2r²। जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, m मास ऑफ बॉडी, m2 सेकेंड मास है और अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो इसकी प्रॉपर्टी है क्या वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अट्रैक्टिव फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और ये दूसरा है दो बॉडीज़ के बीच में है, किसी थर्ड बॉडी की प्रेजेंस की डिपेंड ज़रूरत नहीं है। वीकेस्ट फोर्स है नेचर वाइज, पर सबसे बड़ी फोर्स है ये, क्योंकि हमें कौन सी फोर्स चाहिए जो इंस्टेंट वर्क करे। इसका वर्क जो है प्रिंसिपली जो स्पेशली हम मैन पावर यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में वीक है। अदरवाइज का अगर हम उसको टेक्निकल या ज्योग्राफिकल डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्लैनेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी फोर्स है। सेंट्रल फोर्स है जिसमें हम बात कर रहे हैं ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द टू बॉडीज़ की। उसके बाद है कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन हो रहा है, मूविंग बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज थॉट टू बी कॉज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो ये कौन सी ग्रेविटेशन की बात हुई है। एग्जाम्पल है, सारी बॉडी फॉल हो रही है कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन हो रहा है, एक्सर्ट कर रहे हैं अर्थ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गवर्न कर रहा है मोशन ऑफ द मून, सैटेलाइट है अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट है अराउंड द सन। सो ग्रेविटेशनल प्ले अ की रोल इन द फॉर्मेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ स्टार, गैलेक्सीज एंड क्लस्टर। तो हमें इसने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जाम्पल बताए हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स गवर्न कर रहा है। मून की बात करें, सैटेलाइट की बात करें या मोशन ऑफ प्लैनेट की बात करें, तो सभी जगह ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे मैंने दोबारा बताया, स्टार्स में, गैलेक्सीज में और गैलेक्टिक क्लस्टर में, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये कौन सी फोर्स है, चार्ज ने प्रोड्यूस किया, जो फोर्स एक्ट कर रहा है चार्जेस के बीच में, ठीक है, जिस पे कूलम लॉ बोल रहा है। तो उसने क्या बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। यहाँ पे चार्ज 2 पॉइंट आ गया, जिसमें Q1 Q2 है, दो बॉडीज़ का चार्ज है, डिस्टेंस r² है, फॉर्मूला सेम है, बस चार्ज वहाँ पे मास था, यहाँ पे चार्ज है। तो यहाँ पे E0 की बात करेंगे तो ये कौन सी है, परमिटिविटी वैक्यूम की। तो फोर्स एक्ट कर रहा है दो बॉडीज़ के बीच में, जिसको मैग्नेटिक फोर्स का नाम दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आर क्लोजली इंटररिलेटेड, ठीक है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हम यूज़ करते हैं अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है, रिपेल भी करता है, अट्रैक्ट भी करता है, और इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, 10⁻30 मतलब 36 गुना स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है कॉज बाय द एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। एग्जाम्पल है स्प्रिंग, इसका एग्जाम्पल है, कंप्रेस कर रहे हैं, एलोंगनेट कर रहे हैं, अट्रैक्शन की बात हो रही है, रिपल्शन की बात हो रही है। फिर है वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है, जो हम एटम्स में, रिएक्शंस में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ सम मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर जो है मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस में कैसे काम करता है। उसने कहा कॉन्टैक्ट फोर्स है दो बॉडीज़ के बीच में, जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आती हैं, क्लोज हैं एक दूसरे के साथ, तो हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जब कांटेक्ट में फोर्सेस आती हैं तो फोर्स बेसिकली होता क्या, पुश करते हैं या रिपेल करते हैं, या तो अपवर्ड है डाउनवर्ड है, वो डिपेंड करता है। कांटेक्ट फोर्सेस का मतलब है जब फिजिकली हम फोर्स लगाते हैं। अब ये फोर्स, एक तो ये है मस्कुलर फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है, जो हम चार्ज कॉन्स्टेंट्स में, या हम बात करें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो मेडिकल सेक्टर में यूज़ होता है स्पेशली ऑपरेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का, और दूसरा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में है तब थर्ड फोर्स आती है फ्रिक्शन, जो सरफेस से आती है। तो उसने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांटेक्ट फोर्सेस दो बॉडीज़ के बीच में है, कंपोनेंट एक्ट कर रहे हैं और सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे आते ही फ्रिक्शन आता है। बॉडी जब प्लेस कर रहे हैं स्मूथ सरफेस पे, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास फ्रिक्शन भी आता है। तो फ्रिक्शन को मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर किया जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रिक्शन की वजह से ही हमारे जो टायर हैं वो घिसते हैं, मशीनरी है, ठीक है, उसमें हमारा ऑयल कंजप्शन होता है। तो बेसिकली फ्रिक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्स पे लगता है। तो हमें पता है अगर स्मॉल है तो नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। अब क्लाइंब कर रहे हैं तो भी फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फ्रिक्शनल फोर्स की हेल्प से ही हम फ्रिक्शनल फोर्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं,
ठीक है, जो अपोजिट लगता है हमेशा। इलास्टिक फोर्स स्प्रिंग में हमें दिख रहा है, स्प्रिंग एलोंगेट होता है, कंप्रेस करते हैं, जितना प्रेस करते हैं उतना ही वो बाउंस बैक करता है। ये इलास्टिसिटी फोर्स है नेट अट्रैक्शन की वजह से। नेबरिंग एटम्स है स्प्रिंग का, नेट अट्रैक्शन है, अनबैलेंस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर ऑफ दिस एटम। फिर आता है वंडरवल फोर्सेस। सो वंडरवल फोर्सेस बिटवीन टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स बट अ डिराइव्ड फोर्स। ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है बट डिराइव्ड फोर्स है। इस फोर्स को डिराइव किया गया है, मतलब ऑलरेडी बनाया गया है मैनमेड से, है ना। तो ड्राइव करने का मतलब है इसको हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली है क्या ये। अब उसने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई में दो मॉलिक्यूल्स में यूज़ करते हैं। फोर्स इन अ टॉट स्ट्रिंग रोप। अब यहाँ पे स्ट्रिंग रोप की हेल्प से हमें पता है या तो टेंशन होगा या कंप्रेशन। सॉरी, टेंशन का मतलब है जब हम चीज़ों को टाइटली पुश कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन में हो सकता है, बेसिकली बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है इलेक्ट्रॉनिक फोर्स जो है मच स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशन से। ये चीज़ हमें पता चल गई है, पहले से हमने एग्जाम्पल पढ़ ली है इसके। नेक्स्ट आता है आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स का आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। अट्रैक्टिव फोर्स है, बाइंड कर रही है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स है। अब ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब इसका ऑर्डर है -15। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू प्रोटॉन बीइंग मच वीकर cannot overcome this electrostatic repulsion, so new attractive force must be acting between that nucleus proton neutron. The strong nuclear force is strongest of the all fundamental forces, about 100 times stronger. तो उसने कहा 100 times stronger as compared to electromagnetic force. So यहाँ पे हम बात करेंगे 38 times stronger है ग्रेविटेशनल से, और उसकी रेंज है -15 तक। अट्रैक्टिव फोर्स नेचर है इसका, रिपल्सिव भी है, और डिस्टेंस है 0.5 to -15 तक, ठीक है। वेरी इन्वर्सली कर रहा है। पावर जो है ग्रेटर देन 2 है, नॉन सेंट्रल है, नॉन कंजर्वेटिव है, चार्ज इंडिपेंडेंट करेक्टर है इसका, ठीक है। और क्या है, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स को करती है बेसिकली। एग्जाम्पल के लिए न्यूक्लियर फोर्स जो है हमें पता है न्यूक्लियर वेपन्स हर एक कंट्री का अपना सबसे सेफेस्ट और सबसे डेंजरस वेपन माना जाता है, तो इसलिए वो अपने रखते हैं बट यूज़ कम करते हैं, तो इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स तो है बट वीक है। वीक क्यों है? बिकॉज न्यूक्लियर प्रोसेस जो है हमारा यहाँ पे बीटा डिके की बात कर रहा है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, अनचार्ज पार्टिकल्स की बात करें, बेसिकली इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स आ रहे हैं बिकॉज उनका जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, बट वीक स्ट्रॉन्गर है न्यूक्लियर फोर्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोर्स के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ में बात करेंगे प्रोसेस, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की, एंटी न्यूट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं वीक पार्टिकल्स के एक्सपीरियंस कर रहे हैं वीक इंट्रैक्शन फोर्स का। वीक न्यूक्लियर फोर्स है 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशन इंट्रैक्शन से, ऑपरेट हो रहा है रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज। मैसेंजर पार्टिकल्स हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं वीक फोर्स में एलिमेंट्री पार्टिकल्स में, ठीक है। फिर आपके पास आता है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। बेसिक मैकेनिज्म में हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई है आपको, देखो 1 है, 25 है, 36 है, मतलब सबसे वीक, देन ग्रेटर देन मोस्ट ग्रेटर। तो रेंज इसकी इन्फानाइट है। ये जो रेंज है लिमिटेड रेंज है, -15 तक इन्फानाइट रेंज है इसकी भी सेम है, और उसके बाद वेरी शॉर्ट न्यूक्लियर साइज के कंपैरिजन। अब हमें पता है पार्टिकल ग्रेविटेशन है, वेक्टर बोसन्स है, फोटॉन्स है, मेसन्स है, ठीक है। तो हमें देखना है बेसिक मैकेनिज्म में क्या बताने की कोशिश की है, वही चीज़ें रिपीट होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैंने आपको बता दिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वीक है, देन ग्रेविटेशनल है, ठीक है। यही चीज़ ने दोबारा रिपीट की है। उसके बाद उसने बताया यूनिफिकेशन ऑफ प्रोसेस। यूनिफिकेशन का पर्पस क्या है? जोड़ना, चीज़ों को कंबाइन करना, सम अप करना। कैसे होगा ये सम अप, वो समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो थ्योरीज आई है, अब से पहले जो थ्योरीज आई है यूनिफिकेशन का पर्पस, सबका पर्पस एक ही रहा है, सम अप करना, कंबाइन करना, मेजर फोर्सेस का यूज़ करना है प्रॉपरली। डिफरेंट थ्योरी हैं, डिफरेंट डोमेन्स हैं, अब उसको समझने की कोशिश करेंगे। कंजर्वेशन हमारे पास नेक्स्ट आता है। बेसिकली मैं ये चीज़ दोबारा रिपीट कर दूं, यूनिफिकेशन में यहाँ पे इसैक न्यूटन ने थ्योरी दी है, जहाँ पे उसने क्लेस्टियल की, टेरेस्ट्रियल डोमेन्स की। अब ये आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, बिकॉज ये चीज़ें समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये चीज़ें इन्वेंशंस पे बेस्ड हैं, फिजिक्स पे बेस्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिफाई किया गया, कंबाइन किया गया, नंबर ऑफ फोर्सेस को, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को कंबाइन किया है जेम्स क्लार्क ने, क्रिश्चियंस ने। फिर जे मैक्सवेल ने किया है मैग्नेटिज्म को वेव्स की फॉर्म में, आइंस्टीन ने किया है मास एनर्जी को,
E इजिकल टू एम सी स्क्वायर, आपको सबको याद होगा, ठीक है। उसके बाद है शेल्डन ने न्यूक्लियर फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को किया है, ठीक है। तो उसके बाद कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉ बेसिकली बता रहा है ये प्रोसेस है जहाँ पे हम डिफरेंट फोर्सेस को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को चेंज नहीं कर रहे टाइम के रिस्पेक्ट में, क्वांटिटियाँ कंजर्व्ड हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के साथ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम के साथ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज के साथ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या स्टेट कर रहा है, उसने बताया नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। सो बॉडी फॉल कर रहा है, ग्रेविटी है, पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज हो रहा है। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल काइनेटिक और पोटेंशियल का समय जो कांस्टेंट है। और ड्यूरिंग द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एनर्जी जो है बॉब का चेंज हो रहा है ग्रेजुअली काइनेटिक टू पोटेंशियल। तो बेसिकली कंजर्वेशन एनर्जी किस चीज़ को बोला गया है कि जब भी कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम के थ्रू आ रही है। कैसे, कोई बॉडी फॉल कर रही है जिसमें उसने कहा पोटेंशियल एनर्जी है, तो बेसिकली मैकेनिकल फोर्स तो है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, कॉन्स्ट ऑसिलेशन हो रहा है। हमें पता है ऑसिलेशन बेसिकली कैसे होता है, ठीक है। अब उसने कहा ये जो मोशन है अब बॉब चेंज हो रहा है काइनेटिक टू पोटेंशियल, मीन पोजीशन के कंपैरिजन में हो रहा है, और ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वैक्यूम में अपने आप होता रहता है। तो ये एनर्जी चेंज कर रही है पोटेंशियल टू काइनेटिक, बॉब मूव कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इट इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। अब राइफल है, उसने कहा बैकवर्ड किक करता है और फायर करता है बुलेट को, इसका एग्जाम्पल लीनियर मोमेंटम का एग्जाम्पल है। बुलेट एंड फायर रेस्ट एंड इनिशियल मोमेंटम सिस्टम इज जीरो, बैलेंस हो जाता है। बैकवर्ड होता है देन फॉरवर्ड होता है, जितना बैकवर्ड जाएगा उतना पुश आगे को जाता है। कंजर्वेटिव मोमेंटम का लीनियर फॉर्म में एग्जांपल दिया है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस की बात भी की है उसने, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब उसने एंगल की बात की है। यहाँ पे एंगल में हम क्या इनर्शिया देखते हैं, जब भी एंगुलर मोमेंटम की बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर स्पीड। सपोज करो कोई बंदा रस्सी से पत्थर को टाई करके घुमा रहा है, तो बेसिकली क्या देख रहा है वो कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। आप साइकिल चला रहे हो, एंगल आ जाता है 360 डिग्री, जब आप मल्टीपल टाइम्स रोटेट करोगे तो ऑटोमेटिक इनर्शिया आ जाता है उसमें। एक बार घुमाएंगे, दो बार घुमाएंगे, तीन बार घुमाएंगे तो ऑटोमेटिक इनर्शिया आकर होगा। कैसे, उसने कहा रिवॉल्व कर रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट, प्लेनेट अप्रोच कर रहा है सन के साथ, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सन डिक्रीज। तो बेसिकली यहाँ पे रिवॉल्विंग की बात हो रही है, जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, प्लेनेट ने अप्रोच किया सन को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बता रहा है कि सन डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। ये मोमेंटम है, एंगुलर स्पीड है। जैसे हम देखते हैं दिन लंबे हैं, डे नाइट्स जो है शॉर्ट होती हैं, ऐसे ही विंटर समर सीजन है। तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम को जस्टिफाई कर रहा है प्लैनेट्स के उसके रोटेशन को एलिप्टिकल फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही टोर्नेडो की बात करें, एयर रशिस हुआ था, ठीक है, जहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया था एंगुलर मोमेंटम की वजह से, ठीक है। एंगुलर स्पीड ऑफ द एयर इज इंक्रीज। सो नेक्स्ट आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे लॉ बता रहा है कि टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम जो है कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और ट्रांसफॉर्म होता है जब डेवलप होता है। डेवलप कब होता है, जब रिएक्शंस होती हैं। ग्लास रोड रब कर रहे हैं सिल्क के साथ, टाप चार्ज डेवलप कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ग्लास रोड सेम मैग्नीट्यूड के नेगेटिव चार्ज के साथ है, सिल्क क्लॉथ के साथ, तो रबिंग क्या है, जीरो, बैलेंस हो रहा है, चार्ज कंजर्व है। जैसे हम सबके अंदर चार्ज है, हम हैंड को रब करेंगे ऑटोमेटिकली चार्ज आ जाएगा। सो इट्स अ नेचुरल कॉन्सेप्ट, ओके। सो रिलेशन क्या बताया, कंजर्वेशन नेचर एंड सिमेट्री ऑफ नेचर। अब यहाँ पे किस चीज़ की बात की है उसने, कंजर्वेशन लॉ की बात की है, जहाँ पे वो बता रहा है कि जो नेचर है पर एक्सपेरिमेंट होता है, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट होता है, सेम रिजल्ट आता है। सिमेट्री ऑफ नेचर भी है, रिस्पेक्ट कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, होमोजेनिटी ऑफ टाइम भी आ रहा है। उसके बाद लीड कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। लॉ ऑफ नेचर है, सेम फ्रॉम एवरीवेयर टू द यूनिवर्स जा रहा है, देयर इज अ नो प्रेफर्ड लोकेशन इन द यूनिवर्स। द सिमेट्री ऑफ द लॉ ऑफ नेचर विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन स्पेस, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। तो उसने कहा लॉ ऑफ नेचर क्या है, यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी प्रेफर्ड लोकेशन कोई नहीं है। ये सिमेट्री है, रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन ये मूव ऑन होता है, ठीक है। गिव राइज टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे किस चीज़ की बात की है, कंजर्वेशन की, लॉ ऑफ नेचर की बात की है। ये है तो आउट ऑफ सिलेबस बट अब आपको पता होना चाहिए। आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, देयर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन स्पेस, गिवन राइज टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मतलब आइसोट्रॉपी स्पेस की बात की, कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है स्पेस में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एज पर एंगुलर मोमेंटम ये होल्ड करता है, बैलेंस करता है, ओके। सो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन आंसर। आई थिंक चैप्टर आपका ओवर है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज ये सारे रीडअप करने हैं। जिस बच्चे का डाउट है मुझे कमेंट कर सकता है, अप्रोच कर सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी बुक नेट पे है अवेलेबल, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है। इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, ये सारे हमने कवर करने हैं। बिकॉज अगर किसी बच्चे का डाउट होगा तो मैं इंडिविजुअली क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज इसमें थ्योरी है, ठीक है। हाँ, सो ये आपने पढ़ना है स्क्रीनशॉट लेके। तो यहाँ पे टेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट आपको दिखा दिए हैं, ठीक है, आंसर्स भी दिए हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर हो सकता है बट मैंने कोशिश की आपको पूरा एक्सप्लेन करने की। उसके बाद है कंपटीशन सेक्शन। अब कंपटीशन वाले बच्चे जो जेईई नीट में जा रहे हैं उनके लिए ग्लिम्स हैं। जो बच्चे अभी मैं एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ, अगर आपके कमेंट्स ज़्यादा आएंगे तो मैं आपके लिए कंपटीशन ग्लिम्स भी कवर कर दूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आपने कवर कर लेने, ठीक है। सिर्फ एमसीक्यू ही है और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप इसको भी कवर कर। नेक्स्ट आपके पास सेकंड चैप्टर शुरू होता है। जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और दूसरे बच्चों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।